हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस करेंगे। ओके, तो ये हमारा आरसीसी का एक टॉपिक है। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि a beam made up of PCC will fail by cracking tension zone. It is reinforced by placing steel bars in tension zone. तो क्या होता है, जैसे हम कोई बीम बनाते हैं, अगर हम पीसीसी का बनाते हैं तो जो पीसीसी का उसमें जो है हमें स्टील प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है पीसीसी का जो हमारा स्ट्रक्चर है बीम में कुछ भी है तो वो हमारा टेंशन जोन में फेल कर जाएगा, बिकॉज कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन होता है। ओके, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले, इसलिए ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, द स्टील प्लेस इन द टेंशियल जोन इन इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार और मेन स्टील बार। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो सेक्शन है वो फेल ना करे टेंशन जोन में। ओके, तो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो जो टेंसाइल जोन में जो स्टील हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टील और मेन स्टील भी बोलते हैं। ओके, तो और एक होती है स्टील एक होती है जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टील होती है, लेटरल स्टील जो होती हैं वो सिर्फ होती हैं लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती हैं। ओके, तो जो टेंसाइल जोन में उसको तो हमने लॉन्गिट्यूडनल और मेन स्टील बोले। ठीक है, और एक और होती हैं जो हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए, वो होती है हमारी लेटरल स्टील्स होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम्स। तो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे आरसीसी बीम्स। तो एक होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है कि हम जो बीम बनाते हैं उसमें सिर्फ टेंसाइल जोन में जो है स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड, यानी सिंगल साइड जो है रेनफोर्स्ड हमने करी है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने ये टेंशन जोन में करी है। ओके, ये अपर पार्ट होता है, इसको कंप्रेशन जोन है, तो इधर हमने कोई स्टील प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ इधर करी है। ठीक है, तो ये जो है टेंसाइल स्टील है, टेंसाइल स्टील। ओके, इसको हमने बोला सिंगल रेनफोर्स्ड। अब आगे हम देखेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या है, ये कंप्रेशन जोन है हमारा, ये टेंसाइल, तो हमने दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड करी है। ये जो हमारी स्टील है, ठीक है, स्टील शो कर रही है, तो डबली रेनफोर्स्ड में हमने दोनों साइड स्टील जो है प्रोवाइड करी है। ASC मतलब कंप्रेशन स्टील हो गए, ये टेंसाइल स्टील। ओके, तो चलते हैं आगे। अब ये जो हेड डी है, जो डेप्थ होती है, ये देखो टॉप से जो होती है इस बॉटम वाले स्टील के हाफ तक होती है ये डी, और ये जो डी डैश है ये है अपर के बीच पोर्शन तक, ये स्टील के मिडल से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डी डैश से डिनोट करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा फ्लेंज बीम। और फ्लेंज बीम में क्या आता है, टी बीम और एल बीम। ठीक है, तो जैसे कि जो हम बीम स्लैब के इंटरमीडिएट में बनाते हैं वो तो हमारा होता है टी बीम। ओके, जैसे हमारा स्लैब है, ये हमारा स्लैब है, हमने इसके इंटरमीडिएट में बनाया तो ये टी शेप का बन गया ना, इसको हम बोलते हैं टी बीम। अगर हम इस बीम को इस कॉर्नर में बनाते तो ये हो जाता एल बीम। ओके, अगर स्लैब के कॉर्नर में हमने बीम बनाए इस कॉर्नर में इस कॉर्नर में तो हो जाता हमारा एल टाइप का बन जाता है ना। अज्यूम इसको हमने हटाया, यहाँ से हमने एक वो बना दिया तो वो एल शेप जाता है, तो वही होता है एल बीम और टी बीम। ओके, अब हम कुछ एजम्पशन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की वो देखेंगे। तो पहली एजम्पशन क्या है, अ सेक्शन विच इज़ प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, जो सेक्शन है वो लीनियर होगा। ओके, लीनियर स्ट्रेन होगा उसमें। ठीक है, तो फिर सेकंड पॉइंट क्या था, कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्स्ड आर परफेक्टली बॉन्डेड। तो जो कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा। ओके, थर्ड एजम्पशन क्या है, ऑल स्टील स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील, ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील नॉट बाय कंक्रीट। यानी जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिर्फ स्टील लेगा। ओके, कंक्रीट टेंसाइल लोड कुछ नहीं लेता है। ओके, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की एजम्पशन है। अब फिर आते हैं फोर्थ क्या है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट की जो वर्किंग लोड है वो स्ट्रेट लाइन से हम दिखाते हैं। ओके, फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट।
ठीक है। कांस्टेंट होते हैं इनके मॉडुलस ऑफ ये जो मॉडुलर होते हैं, ओके। और फिर आता है हमारा द मॉडुलर रेशियो हैज़ वैल्यू इतना। तो ये मॉडुलर रेशियो जो है इसको एम से डिनोट करते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। तो मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारी 280/3 सिग्मा CBC, ओके। तो ये हमारा IS कोड में भी गिवन होगा। इसके हम RCC के लिए IS कोड कौन सा यूज़ करते हैं 456 2000 करते हैं, ओके। तो फिर आता है हमारा ये 3 सिग्मा CBC में मतलब CBC क्या है। अब ये सिग्मा CBC का मतलब होता है परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ओके। सिग्मा मतलब होता है परमिसिबल आएगा हमेशा, ठीक है। कॉम्प्रेसिव ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, ठीक है। तो इसकी ये जो यूनिट है न्यूटन पर mm² होती है। फिर आता है हमारा लास्ट, देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट। इसमें हमारा जो है इनिशियल स्ट्रेस नहीं होता है ना स्टील में ना कंक्रीट में। फिर आता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस। अब परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। परमिसिबल स्ट्रेस जो हमने अभी पीछे देखा सिग्मा CBC, ठीक है। तो इसको भी हम फाइंड करना होता है। तो IS कोड 456 में ये भी गिवन है अच्छी तरह डिटेल में। तो ये क्या होता है कि बेस्ड वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इसी परमिसिबल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो मेनली ये जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज़ होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, कंक्रीट के लिए इतना होता है, स्टील के लिए इतना होता है, ओके। अब ये परमिसिबल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है जो कि क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ को 0.2% प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं हम, ओके। तो ये देख सकते हैं प्रूफ स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। एनालिसिस हम अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को हम एनालिस करेंगे, ओके। सिंगली रेनफोर्स्ड मतलब सिर्फ टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन देखेंगे। तो सेक्शन कैसा बनता है ये हमने दिखाया था सेक्शन पीछे। ये कॉम्प्रेशन जोन होता है और ये टेंसाइल जोन। ये जो है बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, ओके, जो डिवाइड करती है कॉम्प्रेशन जोन और टेंसाइल जोन को, ओके। तो न्यूट्रल एक्सिस जो है इसको डिवाइड करती है, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं हम कंप्रेशन जोन में कोई स्टील प्रोवाइड नहीं है और टेंसाइल जोन में जो है स्टील प्रोवाइड होती है, ओके। फिर आता है हमारा जो इक्वलेंट सेक्शन क्या होता है। इक्वलेंट सेक्शन होता है जैसे हम एज पर हमारा एग्जेप्शन 3 जो कि क्या कहता है ऑल टेंसाइल आर टेकन बाय स्टील एंड नॉट बाय कंक्रीट, ओके। हमने एग्जेप्शन 3 में पढ़ा था कि जो भी जितना भी स्टील का टेंशन जो लोड है वो सिर्फ स्टील के ऊपर जाता है, कंक्रीट उस पर कोई डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने जो है इसका सेक्शन बांट दिया, अलग अलग दिखाए हैं, ठीक है। कंक्रीट इन द टेंसाइल जोन इज क्रैक्ड, ठीक है। अगर कंक्रीट जो है टेंसाइल जोन में क्रैक्ड होता है इसीलिए हम टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो इक्वलेंट जो एरिया होगा वो क्या होगा, कंक्रीट का एरिया भी होगा प्लस ये जो स्टील का एरिया है इन टर्म्स ऑफ ये कंक्रीट, ये दोनों ऐड होके इसका इक्वलेंट एरिया बनेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्या है स्ट्रेन डायग्राम। ये हमारे स्ट्रेन डायग्राम होता है इस तरीके का। तो ये जो है स्ट्रेन डायग्राम होता है। तो एजम्पशन एज पर एजम्पशन 1 जो होता है हमारा वो बताता है कि जो स्ट्रेन जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना स्टील में हुआ है उतना ही कंक्रीट में भी हुआ है, ओके। ये जो स्ट्रेन है वो लीनियर हुआ है दोनों में, ठीक। फिर द स्ट्रेन वैल्यू 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रेन वैल्यू जो है न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है और जैसे जैसे नीचे आइए ये जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम में जो मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल पे 0 होता है, ओके। अब पढ़ेंगे स्ट्रेस डायग्राम। ये होता है हमारा स्ट्रेस डायग्राम। इसमें क्या होता है एज पर एजम्पशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज़ लीनियर फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर होते हैं हमारे कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और ये होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ओके। तो
एक बार हम देख लेंगे इसको। तो जो मैक्सिमम ये होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में, वो क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस ये होता है सिग्मा एस टी बाय एम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्टील। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है हमारा स्ट्रेस डायग्राम में, वो होता है स्टील जहाँ पे हमारा होता है ना प्रोवाइड, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। तो जिसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा एस टी बाय एम, ठीक है। ये होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और ये स्टील, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कंक्रीट एरिया में वो इधर होता है स्टील के लेवल में, ओके। और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं n/3 और ये जो सी है, ये ए डी ये क्या है, ये हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा था, जो डिवाइड करता है टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन को, ओके। तो इसको हम डिनोट करते हैं एन से। तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है सी जी पे लाई करता है सेक्शन के, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड द सेक्शन इनटू टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, ठीक है। फिर ये जो होता है डिपेंड होता है डायमेंशन ऑफ द सेक्शन पे, शेप पे डिपेंड होता है, वो जैसा शेप है उस तरीके से फिर हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। मेनली हम न्यूमेरिकल में इसका फॉर्मूला यूज़ होता है, तो ये आईएस कोड में भी गिवन है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, bn²/2 इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एन, ठीक है। तो फिर जब हम इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे, तो जब इससे हम इसमें वैल्यू डाल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप की। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, पहले एक इक्वेशन बनेगी ये, फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ऐसे करके, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस तरीके से करके हमारा फिर n की वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर आता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जैसे कि जो उसकी एक्सिस होती है वो एक्चुअल में कितनी है, और क्रिटिकल मतलब पहले कैसी थी, और जब उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी में जो चेंज आया तो फिर बाद में कैसी हो गई, ठीक है। क्रिटिकल मतलब वो जो उसकी पहली थी ना सेम वो ही रहेगी, ओके। एक्चुअल जो है उसकी न्यूट्रल एक्सिस वो चेंज हो जाती है एज़ पर डिफरेंट केस में, जो हम आगे देखेंगे एक बार, ठीक है। तो इसका भी न्यूमेरिकल में हमें मेनली फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कि क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को हम एन सी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस को हमने सिर्फ एन से डिनोट किया था, इसको एन सी से करते हैं। एन सी का फॉर्मूला होता है के डी, ठीक है। और इसका ये भी फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। वैसे ये फॉर्मूला जो है सिंपल होता है थोड़ा, इसकी वैल्यू जो है एन सी की के डी होते हैं, ठीक है। एन सी का जो फॉर्मूला के डी होता है, के की वैल्यू क्या होती है, ये होती है एम सिग्मा सी बी सी, एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, और डी जो होता है क्वेश्चन में गिवन होता है डाया। तो के की वैल्यू क्या है, एम यानी मॉडुलर रेशियो, सी परमिसिबल कॉन्क्रीट स्ट्रेस डिवाइड बाय एम मॉडुलर रेशियो इंटू ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट प्लस परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। ये होता है, या तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं हम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है। परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी सेक्शन मीन्स द एरिया ऑफ स्टील एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल कंक्रीट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो कंक्रीट का जो पूरा एरिया उसके कितने परसेंट में हमने स्टील प्रोवाइड किया है, ये होता है परसेंटेज ऑफ स्टील, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 50k² m डिवाइड बाई m 1 - k, ठीक है। ये हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो उसका ये फॉर्मूला है। फिर आता है लीवर आर्म। अब लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म जो होता है इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स एंड द रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स, ओके। तो क्या होता है, ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है उससे डिफरेंस होता है कहाँ तक का, जैसे न्यूट्रल एक्सिस था हमारा, वो जो डायग्राम बना था हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से यानी ऊपर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जहाँ तक आ रहा है और टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ तक आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस वो होती है लीवर आर्म। इसका मेनली बस फॉर्मूला यूज होना है हमारे न्यूमेरिकल में। तो क्या होता है वो, ए इज इक्वल टू डी माइनस एन बाई 3 और ए इज इक्वल टू जे डी, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ए का ए निकालने का, ए यानी लीवर आर्म, ओके। यहाँ हम लिख देते हैं एक बार ए, ठीक है। ये लीवर आर्म होता है, इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी। इस फॉर्मूले से निकालने के लिए हमें ए इज इक्वल टू जे डी, तो जे क्या होता है, जे जो होता है लीवर आर्म
फैक्टर होता है, जे की वैल्यू होती है 1-k/3, ठीक है। अब फिर के की वैल्यू हमने पिछले में देखा था कैसे निकालना है। अभी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है के का, मतलब जिसकी वैल्यू हम एन में हमें यूज़ होती है ना, NC=KD, तो ये वही वाला के है। के का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। ए की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं या फिर सिंपल इससे निकाल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाला जो है इजी होता है और टाइम कंजप्शन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है एन जो वैल्यू होती है ना, एन न्यूट्रल एक्सिस, तो उसकी वो जो गिवन नहीं होती तो काफ़ी टाइम लगता है निकालने में, जैसे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो इसलिए ये लेंथी हो जाता है थोड़ा। तो ये जो है सिंपल होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं वरना इससे भी निकाल सकते हैं। अब जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफन बाय द बीम एक्सटर्नल लोड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस, हाँ, बीम जो है जो रेजिस्टेंस ले रही है और जब उस पर लोड पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड पड़ने पे बीम में जो रेजिस्ट आया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है MR=12σ/CBC/kg/BD², वेयर k ये, ठीक है, और J ये हमने पहले देख रखे हैं ये फॉर्मूले। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन mm, ओके। पर नहीं है कहीं, ये मल्टीप्लाई में पूरी यूनिट। एंड फॉर बेंडिंग m, बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी यही जो है यूनिट होती है, ओके। अब आते हैं हमारे ये जो 3 तरह के जो सेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्रिटिकल और न्यूट्रल एक्सिस जो चेंज होते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बेस्ड। तो बैलेंस्ड, अंडर रेनफोर्स्ड एंड ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, हमारे 3 तरह के सेक्शन होते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि N=NC, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है बराबर होती है, ओके। यानी कि हम यहाँ डायग्राम देखेंगे, ये जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, तो इसमें क्या है कि ये जो स्ट्रेस है कंक्रीट में भी सेम हुआ है और स्टील में भी सेम हुआ है, ठीक है। बैलेंस सेक्शन है तो इसमें सेम टाइम में जो इसके स्ट्रेस जो हुआ है वो सेम हुआ है, दोनों तरफ सेम हुआ है, कंक्रीट और स्टील में भी, ठीक है। ये जो इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, और जो ये हमने पहले देखी थी न्यूट्रल एक्सिस इसको बोलते हैं। तो चेंज होने के बाद जो है न्यूट्रल एक्सिस भी वही है, ये हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी यही है, इसलिए दोनों सेम है, ओके। तो यही हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी हुई और न्यूट्रल एक्सिस भी हुई एक्चुअल। तो जो एमआर का फॉर्मूला होता है, तो एमआर का फॉर्मूला जो होता है ना, 2 तरीके का होता है, एक तो हमने वो पढ़ा और एक ये भी होता है, ठीक है। हमने एमआर का फॉर्मूला ये पढ़ा था ना, अब ये एक और होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो बैलेंस सेक्शन में जो एमआर अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे इससे, क्यों, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस है वो इक्वल है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, ओके। अब आता है हमारा अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड मतलब क्या होता है, अंडर रेनफोर्स्ड मतलब जो हमारा होता है ये सेक्शन, मतलब हमारा सही होता है, हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेनफोर्स्ड होता है हम उसको अच्छा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो है द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज़ लेस देन दैट प्रोवाइडेड इन बैलेंस सेक्शन, ठीक है। इसमें जो हम स्टील जो है प्रोवाइड कम करते हैं एज़ पर बैलेंस सेक्शन से, ओके। तो स्ट्रेस इन स्टील फर्स्ट रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू बाय द कंक्रीट अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टील होती है वो स्ट्रेस पहले हो जाती है कंक्रीट के होने से पहले, ठीक है। तो ये हमारा गुड होता है, क्यों होता है, जैसे कि हम देखेंगे, जैसे हमारा कोई बीम है, ओके, इधर हम एक डायग्राम देखेंगे। सपोज़ ये हमारा एक बीम है, ठीक है। तो इसकी जो स्टील जो डली है यहाँ पे, इसमें कंक्रीट भी है, तो स्टील जब स्ट्रेस हो जाएंगी तो ये ऐसे से बेंड होएगी, तो हमें जो है वो कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे और स्टील जो है बाहर आ जाएंगी, दिखने लगेगी। तो हमें जो है वो उससे एक वार्निंग मिल जाएगी कि हाँ ये हमारा जो बीम फेल होने वाला है, इसलिए स्टील जो है बाहर आई है। तो हमारे पास टाइम होता है कि हम उसको रिपेयर करा लें या
सेव कर ले खुद को तो टाइम होता है। अगर स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस जो है स्टील में पहले हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमारे ये गुड होता है अंडर रेनफोर्स्ड में, ठीक है। अगर और एक होता है ओवर रेनफोर्स्ड, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये बीम बनाया हमने, कंक्रीट है ये, अब इसमें क्या होता है कि कंक्रीट ही पहले फेल हो जाता है। अब कंक्रीट अगर पहले फेल हुआ तो सडनली गिर जाएगा ये पूरा बीम, ये फेल हो जाएगा, इसलिए ये हमारा थोड़ा रिस्की है। और यही डिफरेंस है दोनों में। तो फिर इसमें क्या होता है, पढ़ लिया हमने, स्टील में स्ट्रेस पहले होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एनसी बढ़ा है, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बढ़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी पहले जो थी ये था, ये डायग्राम था पहले, ओके। अब स्टील में जो है इसका स्ट्रेस पहले हो गया, तो इसका जो डायग्राम है ये यूँ चेंज हो गया, यानी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। जो स्ट्रेस इन कंक्रीट था ये अब परमिसिबल कंक्रीट हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एमआर का, वो सिर्फ हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। हमने पहले 2 फॉर्मूले देखे थे, वो जो बैलेंस सेक्शन में जो किसी भी से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडर रेनफोर्स्ड में हम सिर्फ इस वाले से यूज़ करेंगे, ठीक है। अंडर रेनफोर्स्ड आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं हम। स्टील इज़ फुली स्ट्रेस वाइल कंक्रीट इज़ नॉट, ठीक है। स्टील फुली स्ट्रेस हो जाता है कंक्रीट के होने से पहले, या कंक्रीट उसमें नहीं होता है फुली स्ट्रेस, ठीक है। तो गुड भी होता है हमारे लिए, ठीक है। मैंने बताया आपको बैंड हो जाता है जिससे हमें वार्निंग मिल जाती है, ठीक है। द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाई अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है। तो इसमें क्या होता है, लेस स्टील इज़ यूज्ड, इसमें हमारे स्टील भी कम यूज़ होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल भी हो गया हमारे लिए। और ये जो होता है डक्टाइल फेलर होता है, इट इज़ प्रीफर्ड बाय डिज़ाइनर्स, ठीक है। डक्टाइल फेलर होता है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, मोमेंट रेजिस्टेंस जो होता है इसका कम होता है बैलेंस सेक्शन से, ठीक है। फिर आता है हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। इसमें जो है स्ट्रेस इन कंक्रीट पहले पहुंच जाता है परमिसिबल इट्स वैल्यू, वाइल स्टील इज़ नॉट फुली स्ट्रेस, ठीक है। तो जो कंक्रीट है, इसमें हमने डायग्राम देखा था, तो इसमें जो है कंक्रीट पहले फेल कर जाता है, ठीक है, स्टील से पहले। तो ये हमारा वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारे लिए। तो इसका एमआर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ठीक है। एमआर की वैल्यू हम इससे फाइंड करते हैं। इसमें जो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के अबव होती है, ओके। तो यहाँ देखेंगे हम कुछ पॉइंट ओवर रेनफोर्स्ड के। तो कंक्रीट इज़ फुली स्ट्रेस वाइल स्टील इज़ नॉट, द एक्चुअल ये जो है हमने पढ़ लिए हैं सारे। इसमें जो है स्टील भी ज़्यादा लगेगी तो इकोनॉमिकल होगा, और ये इसमें जो है सडन फेलर हो जाएगा, ओके, क्योंकि कंक्रीट जो है सडन फेल हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला होता है हमारे कुछ फाइंड करने के लिए, ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील हम कैसे फाइंड करेंगे, जो m इज इक्वल टू एम आर होता है, पहले हम m इज इक्वल टू एम आर कर लेंगे, यानी मोमेंट फैक्टर मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर मोमेंट हम कैसे, बेंडिंग मोमेंट हम कैसे बनाएंगे, जब हमें बेंडिंग मोमेंट दे रखा है इनटू में लोड फैक्टर हम कर देंगे, ये लोड फैक्टर, तो हमारा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट होता है, ओके। तो फिर अब हम ये जो है m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर एक सेकेंड, तो m जो हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट होता है। m जो हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारा केस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो WL²/8 होता है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है, लेंथ जो होती है मीटर में होती है, ओके। तो फिर आगे देखेंगे हम कि अगर हमारा केस है कैंटिलीवर का, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला WL²/2 होता है, ओके। यूनिफॉर्म में ये होता है और कैंटिलीवर में ये होता है, ओके। अब MR कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
सबसे पहले हमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फाइंड करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर MR फाइंड कर लेंगे हम इस मेथड से या इस फॉर्मूले से, ठीक है। ST जो होती है वेयर द वैल्यू ऑफ ST इज़ नथिंग, ST की वैल्यू कुछ नहीं होती है इधर। फिर हम इसको इक्वल रखेंगे M इज इक्वल टू MR, यानी फैक्टर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब इक्वल रखेंगे तो हमारी जो है सिग्मा ST की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारा प्रोसीजर है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए। अब हम ये स्ट्रेस इन कंक्रीट, अब हमें निकालना है स्ट्रेस इन कंक्रीट। ये कैसे निकलेगा? ये हो गया परमिसिबल स्ट्रेस के लिए, अब ये आ गया सिंपल स्ट्रेस के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। M इज इक्वल टू MR हमें इक्वेशन करनी पड़ेगी परमिसिबल स्ट्रेस निकालने के लिए। ओके, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें हम शेयर बॉन्ड जो है इसका वो भी कंप्लीट करेंगे। शेयर बॉन्ड फेलियर जो होता है वो भी हम इसका आधा टॉपिक जो बाद में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।